चलिए, तो बच्चे लोग सेकंड पार्ट GRP 2 का जो हम लोग सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, अब 1 kg ब्लॉक बी रेस्ट ऑन अ ब्रैकेट ए ऑफ सेम मास, यानी दोनों का मास सेम है। कांस्टेंट्स फॉर F1 और F2 लग रहे हैं इस पे ब्लॉक पे। ऐसा स्टार्ट से t इक्वल टू 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द पुली इज 50, मतलब ये ब्लॉक का जो डिस्टेंस है पुली से वो 50 रिलेटिव टू ब्रैकेट। तो हमको ये बताना है टाइम व्हेन द ब्लॉक रीचेस पुली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जो ब्रैकेट दिया है उसका। ठीक, तो ब्रैकेट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ब्रैकेट में एक फोर्स लग रहा है बच्चों F1 इस तरफ। दूसरा, क्योंकि ये पुली को F2 फोर्स से ये खींचा जा रहा है तो स्ट्रिंग में F2 फोर्स लग रहा होगा। सेम धागा है तो यहां भी क्या होगा, F2 फोर्स होगा। और यहां F2 फोर्स है तो इस पॉइंट पे जो है 2F2 फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, है ना। ये जो ब्लॉक है ये इसी के ऊपर रखा हुआ है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा नहीं रहा होगा वो। और दूसरा, जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा उतना रिएक्शन फोर्स उसको वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा होगा। तो क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो वर्टिकल से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो बस यही फोर्स अपन लगा लेते हैं। बाकी वर्टिकल फोर्स यहाँ लगेगा लेकिन अपने को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो अपन लिख सकते हैं बच्चों F1 माइनस 2F2 बराबर, इसका मास है 1 इंटू ए, तो यहां से एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा F1 वो कितना है 20 माइनस 2F2 तो 16, तो 20 माइनस 16 आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ग्राउंड के रिलेशन में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं। ठीक है, तो ये है बी और ये F2 फोर्स लग रहा है तो इसको इधर से आके F2 फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स इधर लग रहा है इसको F2। और बाकी सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वर्टिकल है, mg और ये बाकी सारे फोर्सेस वर्टिकल है। फ्रिक्शन तो है नहीं तो इसको कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो खाली F2 फोर्स लग रहा है और इसका मास कितना दे दिया 1 kg, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, F2 फोर्स 8 न्यूटन है तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन बी का। और ए का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो 50 सेंटीमीटर इसको कवर करना है, जब तक ये 50 मूव करेगा ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है वो खुद आगे बढ़ जाएगा। तो मोशन रिलेटिव ले लेते हैं, रिलेटिव टू दिस ब्रैकेट इसको 50 का डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करना है। तो हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विच इज 8 माइनस 4 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पता है, टाइम कितना लगेगा कवर करने में, s 50/100 जो कि सेंटीमीटर में दिया है, 50/s बराबर ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a रिलेटिव एक्सेलरेशन 4 इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम का क्या ले लिया स्क्वायर। तो 2 2 जा घटा 2 से ये 25 गया, तो t का वैल्यू आ गया बच्चों 25/10 का अंडर रूट 5/10 मतलब 0.5 सेकेंड। तो पहला आंसर ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये बच्चों IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2006। इसका सोल्यूशन मैं एक बार और बता चुका हूँ, जो PYQ की सीरीज है उसमें, एक बार जल्दी से मैं इसमें फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये बोला गया है सर्कुलर डिस्क विद ग्रूव इन अ डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब डिस्क दिख ऐसा रहा है लेकिन है ऐसा, ठीक, जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो mg इसमें ऐसा डाउनवर्ड नहीं लगेगा, mg लगेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, जमीन पे रखा हुआ है। तो ये ग्रूव है बच्चों, ऐसा बनाता हूं, इसको इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्या लग रहा है mg लग रहा है, और रिएक्शन क्या लग जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर n लग रहा है और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर क्या लग रहा है mg लग रहा है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, हमको बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ऑल द सर्फेसेस इन कांटेक्ट कितना है 2/5 और डिस्क का एक्सेलरेशन है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का निकालना है रेस्पेक्ट टू डिस्क का, तो डिस्क के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सबसे पहले डिस्क को रोकना पड़ेगा। डिस्क को रोकने के लिए जो एक्सेलरेशन डिस्क का है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उतना एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी बच्चों, स्यूडो फोर्स लग जाएगी इस डायरेक्शन में। अरे भाई साहब कहाँ गया, एक मिनट, ये स्यूडो फोर्स लग जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, MA। उसके बाद देखो इस स्यूडो फोर्स का ये ऐसे बनाते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट नीचे कर लेते हैं जो कि आएगा MA cos थीटा, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं बच्चों जो आएगा हॉरिजॉन्टल मतलब ये इधर, ये क्या आएगा MA sin थीटा।
ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो एक आएगा एम ए कॉस थीटा और एक आएगा एम ए साइन थीटा, ये क्या आ गया इसके दो कॉम्पोनेंट स्यूडो फोर्स। तो एम ए कॉस थीटा इसको डाउन द ग्रूव ले जाने की कोशिश करेगा और एम ए कॉस थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो ये सरफेस आ गया ग्रूव का, तो वो उसको रोक देगा। तो ग्रूव उतना ही कांटेक्ट फोर्स दे देगा इस तरफ, ये है एन डैश लिख देता हूं, ग्रूव से जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक, अब ग्रूव से जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है और ये नीचे स्लाइड होने का कोशिश करेगा, तो साइड वाला जो वॉल है इसको फ्रिक्शन लगा के रोकने का कोशिश करेगा, विच विल बी FR1। ठीक, अब भाई ये जमीन से भी तो कांटेक्ट पे रखा है, जमीन भी इसको कांटेक्ट फोर्स N बराबर mg दे रहा है, तो जमीन भी क्या करेगा, जब ये नीचे स्लाइड होगा डाउन द ग्रुप, उसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, विच विल बी F2। क्लियर है? तो F1 F2 दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। अब सारे कांटेक्ट फोर्सेस, सारे जो फोर्सेस थे नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा दिए हैं, अब बस इसको सॉल्व करने का देरी है। तो भाई इस तरफ तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो आप लिख सकते हैं एन डैश बराबर एम ए साइन थीटा, लिख सकते हैं एम डैश बराबर एम ए साइन थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो 1 होगा वो स्लाइडिंग लग रहा है, तो वो कितना होगा, म्यू दिया है बच्चों 2/5 इंटू यही एम ए साइन थीटा। तो m का वैल्यू m ले लेते हैं, a का वैल्यू आपको 25 दिया हुआ है और साइन थीटा मतलब 37, साइन थीटा दिया हुआ है यहाँ पर 3/5। ठीक है, तो ये 5 5 जा गया, ये 5 5 जा गया, 3 2 जा कितना आ गया 6m। तो फ्रिक्शन फोर्स पहली कितनी आ गई 6m। फ्रिक्शन फोर्स दूसरी निकाल लेते हैं, वो होगा 2/5 इंटू एम जी, क्योंकि ग्राउंड से लग रहा है, ग्राउंड पे कॉन्टेक्ट है mg के बराबर, तो m इंटू क्या लिख लेते हैं 10, तो ये हो गया 5 2 जा, तो ये लग रहा है 4m। तो दोनों फ्रिक्शन लग रहे हैं 4m और 6m इस डायरेक्शन। दूसरा डाउनवर्ड फोर्स जो इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है वो है एम ए कॉस थीटा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में सपोज एक्सीलरेशन ये है a डैश है, तो एम ए कॉस थीटा माइनस 6m माइनस 4m बराबर एम ए डैश आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, m तो कट जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया था 25, तो 25 cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 4 दिया है, तो 25 इंटू 4/5 माइनस 10 बराबर a डैश, 5 5 जा 5 4 जा 20 माइनस 10 10, तो a डैश का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द ग्रुप रिलेटिव टू द ग्रुप। वैसे ये डिस्क 25 से आगे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में 25 भी होगा। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बोलेगा निकालने, तो ये ग्रूव का वेलोसिटी नहीं, ब्लॉक का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ये ग्रूव आया है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्रूव है, तो उसका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ग्रूव, ये दोनों अपन निकाल के माइनस कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ग्रूव का भी निकाल सकते हैं, बस इस क्वेश्चन में पूछा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, बोर्ड इज बीइंग मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v0 ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब बच्चों जमीन में रख के बोर्ड को मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जमीन में रख के बोर्ड को मूव कर रहे हो और बोला क्या है, अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से मूव करें और अ स्मॉल ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन द रफ बोर्ड। मतलब ये जो रफ बोर्ड है इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसको, एक स्मॉल ब्लॉक को। ठीक है, तो अब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड इज 0.3, ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा। तो 37 डिग्री में आप प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक, कितने वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकंड से। अब क्या बोला है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिलेटेड टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकंड। अब बच्चों ये तो हो रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब जो अपनी ओरिजिनल ग्रेविटी है उसका तो कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ग्रेविटी के कारण कांटेक्ट फोर्स जरूर लग रहा होगा और कांटेक्ट फोर्स के कारण फ्रिक्शन लग रहा होगा। कांटेक्ट फोर्स के कारण क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन अपन देख सकते हैं, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और m का वैल्यू mg है, तो म्यू का वैल्यू 0.3 दिया है, मास क्या दे दिया इसका, ऑब्जेक्ट का मास दिया है नहीं दिया है, स्मॉल ब्लॉक बोला है तो मास को m ही ले लेते हैं इंटू जी। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स बाय मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन आ जाएगा 0.3 g, ये एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करेगा और सपोज वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों में मूव करे, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी फ्रिक्शन लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। अब रिलेटिव मोशन को क्योंकि अपोज करता है मोशन, तो सपोज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इसको कितना लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन लग रहा है और इसकी वेलोसिटी 25 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 25 cos 37 4/5, तो 25 5 5 जा 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब इसकी अगर मेरे को 10 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल्स टू हो जाएगा u माइनस ए टी एक्स एक्सिस में, और y एक्सिस में भी सिमिलर लेंगे क्योंकि y एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। ये y वर्टिकल वाला y नहीं है ना, ये y बोर्ड के अलोंग वाला y। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग कितना हो रहा है उसमें भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेंगे। तो v बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी x में है 20 माइनस 3 इंटू टी। अब आप गौर करो, अगर 10 सेकंड डाल दूं तो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। वेलोसिटी नेगेटिव तो होनी नहीं है, क्यों नहीं होनी है वेलोसिटी नेगेटिव? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है मोशन को अपोज करेगा। तो जब 2 सेकंड होगा, सॉरी कितना होगा ये 5 सेकंड भी नहीं, जब भी टाइम ऐसा होगा कि 3 इंटू समथिंग 20 के बराबर आ जाए, मतलब 20/3 सेकेंड्स, तो 20/3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी 20/3 सेकेंड्स पे। उसके बाद वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन बंद हो गया है। सिमिलरली वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी 15 है, तो उसमें तो 15 बराबर v बराबर 15 माइनस 3 इंटू टी लेना है। ठीक, तो 5 सेकंड में ही वो रुक जाएगा। तो 10 सेकंड पहुंचते तकने से पहले ही, 10 सेकंड में पहुंचे इससे पहले ही x में और y में वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। ब्लॉक क्या पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। और रेस्ट पे आ गया तो फिर जो बोर्ड की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी उतनी ही रहेगी v0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि भाई फ्रिक्शन स्टॉप करते तक मोशन को काम करेगा, उसके बाद थोड़ी फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन अपने आप उसको थोड़ी मूव कराने लगेगा। क्लियर बात? तो बस ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया बच्चों? फिगर शोज अ बॉल ऑफ मास m कनेक्टेड विद 2 आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k। 2 स्प्रिंग से एक बॉल जुड़ी हुई है और इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है। फिर क्या होता है, सडनली इक्विलिब्रियम पे रखा था, सडनली राइट स्प्रिंग को कट कर दिए। अब हमको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, ऐसे कटिंग वाले क्वेश्चन तो बच्चों बढ़िया बनाते हैं। तो क्या होता है, अगर हम लोग जस्ट कोई स्प्रिंग कट करते हैं तो अगर दूसरा कोई स्प्रिंग है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन अगर स्ट्रिंग रहे तो उसके टेंशन में जरूर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग से जुड़ा है तो उसके टेंशन में फर्क आ जाएगा, तो टेंशन फिर से निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम से अलग। लेकिन स्प्रिंग है सॉरी, तो अगर एक स्प्रिंग काटे तो दूसरे स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इधर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका mg sin 45। ठीक है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg sin 45 फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये आपका बॉल है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है mg sin 45, इधर से एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है fs, इधर से एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है fs। ठीक, और ये एंगल अपने को 45 क्वेश्चन में दे दिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं 2fs cos 45, क्योंकि साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2fs cos 45 बराबर mg sin 45। cos 45 sin 45 सेम होता है, कट गया, स्प्रिंग फोर्स आ गया mg/2, ये बढ़िया होगा mg/2। अब क्या करते हैं, ये राइट स्प्रिंग को काट देते हैं। जैसे ये राइट स्प्रिंग को काटोगे बच्चों, इधर से आपको एक फोर्स लग रहा है mg/2 और नीचे फोर्स कितना लग रहा है mg sin 45। ग्रेविटी तो लगाएगी, रोकेगी थोड़ी, बस ये वाला स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया 0। अब क्या कर सकते हैं, इसी प्लेन में, यानी इसी प्लेन में, क्योंकि प्लेन के अक्रॉस तो मोशन होना नहीं है, वो जितना भी मोशन होना है उसको n को संभाल लेना है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स अगर 0 हो गया, अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ये 45 दिया था बच्चों, तो ये ऊपर आ जाएगा mg/2 sin 45 मतलब 2√2, और इधर आ जाएगा mg/2√2, ये भी आ जाएगा mg/2√2 इधर, mg/2√2 ऊपर। तो अब वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा ay नीचे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा ax इस तरफ। याद रखना ay है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और ax है इस डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, उसी प्लेन में लेकिन। ठीक है, तो अब यहां से ay निकालते हैं बच्चों, तो दोनों फोर्सेस को माइनस करेंगे, तो may ये आ जाएगा mg sin 45 जो कि mg/√2 होता है, तो आ जाएगा mg/√2 माइनस mg/2√2। m कट गया, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में आ गया g/2√2। क्लियर, ये आ गया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और अक्रॉस द इंक्लाइंड प्लेन कितना एक्सीलरेशन है वो तो पहले ही से पता है,
एम जी बाई 2√2, तो एक्सीलरेशन कितना होगा g/2√2। तो ए वाई भी g/√2 आ गया, ए एक्स भी g/2√2 आ गया। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को नेट निकालना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो √2 टाइम्स ये आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन आएगा √2 टाइम्स, तो आ जाएगा g/2। क्लियर है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखते हैं अगला सवाल। एक मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। पिछले बार मैं ये सवाल रिकॉर्ड किया और बीच में माइक चालू करना ही भूल गया बच्चों। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ वेज कैन स्लाइड फ्रिक्शनलेसली ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 37 डिग्री। ठीक है, अ गर्ल इज ट्रैप्ड, गर्ल मतलब इंक्लाइंड प्लेन के साथ साथ ही नीचे आएगी ऑन द वेज, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन वेज एंड द गर्ल। बहुत बढ़िया। गर्ल पुशेस अ स्मॉल बॉल ऑफ नेग्लिजिबल मास हॉरिजॉन्टली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वेज, यानी ये वेज ऐसा नीचे आ रहा होगा, वेज नीचे आ रहा होगा और उसमें गर्ल बैठ के क्या करी, आगे फेंकी। किसको एक आगे फेंकी, बॉल को आगे फेंकी। ठीक है, पुश्ड। बॉल इज पुश्ड एट द सेम इंस्टेंट व्हेन द मोशन ऑफ द वेज बिगिंस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा रहता है बॉल इज पुश्ड एट इंस्टेंट मोशन ऑफ द वेज, ताकि इनिशियल वेलोसिटी अगर बॉल को 12 से फेंक रहे हैं और सपोज उस वक्त जो था उस वक्त वेज भी मूव कर रहा होता, तो हमको क्या करना पड़ता, जो वेज की वेलोसिटी थी और बॉल की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ती। ठीक है, तो क्योंकि जब भी सपोज अब पैराशूट अगर ऊपर जा रहा है और उसे आप बॉल को ड्रॉप किए, तो आप तो वेलोसिटी 0 दिए, लेकिन पैराशूट क्योंकि या सपोज बलून क्योंकि ऊपर जा रहा था, तो जब आप छोड़े तो उतनी वेलोसिटी इनिशियल उसको भी मिल जाती है। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान देना। तो इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है क्या, कि उस समय जब छोड़े तब वो रेस्ट पे था, ताकि इनिशियल वेलोसिटी जो 12 अपन दिए वही 12 मानी जाए, जो वेज की वेलोसिटी उस पर ऐड ना हो, इसके लिए। नहीं तो अगर पहले से मूव करते रहता बच्चों तो उसमें वो भी चीज ऐड होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। चलिए, अब तो इसमें वैसा कुछ देखना नहीं है। तो 12 मीटर पर सेकंड आगे, रिलेटेड टू वेज, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल रिटर्न्स टू द गर्ल। तो सबसे पहले बना लेते हैं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। ये वेज है, वेज कितने से नीचे फिसल रहा होगा बच्चों, वेज का एक्सीलरेशन होगा g sin 37, ये तो अपने सबको पता है, एक्सीलरेशन g sin 37 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो वेज के अंदर जिसका भी मोशन कंसीडर करें, क्योंकि रिलेटिव टू वेज वापस आ जाना है, क्योंकि लड़की वेज पे ही खड़ी है, तो रिलेटिव टू वेज वापस आ जाना है। तो हर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन एक इतना स्यूडो लगा देते हैं, तो एक स्यूडो एक्सीलरेशन इधर लग जाएगा g sin 37। ठीक, अब ये एंगल क्या दिया 37, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 37। अब इस एक्सीलरेशन स्यूडो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ये आएगा क्या g sin 37 का cos 37, और एक ऊपर आ जाएगा g sin 37 का स्क्वायर। ठीक, तो अब जो बॉल है उसको अलोंग द वेज कितना एक्सीलरेशन लग रहा है, इतना, कितना एक्सीलरेशन लग रहा है इतना, और इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, और उसको कहां जाना है, वापस आ जाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू वेज कितना होना है 0। सारे चीज रिलेटिव में निकल चुका है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो अब क्या करेंगे, s बराबर 0 होगा, s बराबर क्या होता है ut माइनस हाफ at स्क्वायर। तो s का वैल्यू अपने को 0 लेना है, तो ut बराबर क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। एक t से एक t कट गया, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे बॉल वहीं पर थी, दो टाइम होंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक तो t इक्वल टू 0 पे बॉल वहीं थी, अब फिर दोबारा किस टाइम पे वहां आ रही है ये अपने को निकालना है। तो दूसरा t क्या आ जाएगा 2u बाय a, दूसरा t आ जाएगा 2u बाय a। तो 2 इंटू 12 बाय एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है g sin 37 कितना होता है 3/5, cos 37 कितना होता है 4/5, और 5 जो नीचे आया ऊपर भेज दो 25। ठीक है, 4 3 जा 3 3 जा 2 5 जा 5 5 जा, तो टाइम कितना आ गया बच्चों 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद बॉल वापस उसके हाथ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg ब्लॉक मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया है 0.6, पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ वेरिंग टाइम ऐसा। तो फोर्स का ग्राफ दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, F बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितना है देखो -3 का, तो -3t, और इंटरसेप्ट कितना है, जब टाइम का वैल्यू 0 है तो फोर्स क्या है +9, तो लिख लिए 9, तो फोर्स आ गया बच्चों 9 - 3t। क्लियर है। अब
वेरिंग टाइम विथ फोर्स इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया बच्चों 4.5 मीटर पर सेकेंड, हमको वेलोसिटी निकालना है 3 सेकेंड। तो बच्चों जब तक मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो भी निकाल लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। फ्रिक्शन बराबर होता है बच्चों म्यू एम जी, ये होता है। तो फ्रिक्शन के कारण जो एक्सीलरेशन लगेगा वो होगा एफ बाई एम विच इज म्यू जी। म्यू का वैल्यू कितना है 0.6 इंटू जी, ठीक। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव रहेगा अपोजिट टू द मोशन। और फोर्स जो है वो कितनी लग रही है उसके कारण एक्सीलरेशन कितना होगा, 1 kg का ब्लॉक दिया बच्चों, तो फोर्स जो है एक्सीलरेशन भी यही होगा 9 - 3t, ठीक। तो नेट एक्सीलरेशन ब्लॉक का कितना आ गया 9 - 3t - 6, 3 - 3t लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन को लिख दूंगा dv बाई dt, तो dt कहाँ जाएगा इधर। अब बच्चों देखो फ्रिक्शन एक ट्रिकी फोर्स है, फ्रिक्शन एक्शन का रिएक्शन होती है, तो फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम नहीं लगती, लेकिन जब तक रिलेटिव मोशन हो रहा है तब तक वो मैक्सिमम लगेगी, तो तब तक तो ये रहेगी। और अगर पहले ही ब्लॉक का वेलोसिटी की जीरो हो जाए, यानी समझ रहे हो कि ये फोर्स तो कम होते जा रही है तो फ्रिक्शन भी कम होते जाएगी, तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा बच्चों, वेरिएबल है एक्सीलरेशन। तो हो सकता है भाई वेलोसिटी पहले ही जीरो हो जाए, तो हम लोग 3 सेकंड पे वेलोसिटी को कुछ गलत ना निकाल लें, क्योंकि फिर रिलेटिव मोशन उल्टे डायरेक्शन में भी चालू हो सकता है। तो इस कारण से अपन क्या करेंगे, ये कर लेते हैं कि देखो शुरू में वेलोसिटी 4.5 था ये पता था, अभी निकाल लेते हैं कि रुक कहां पे रहा है, जीरो कहां पे हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, ये पहले निकाल लेते हैं। कहां रुक रही है निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रुकने के बाद फिर अलग इक्वेशन बनेगी, ठीक। तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v होता है तो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, इसका होता है बच्चों 3t माइनस ये होता है बच्चों 3t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन आ गया। अब अपने को क्या करना है, टाइम का वैल्यू निकालना है कितने टाइम पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -9 बराबर 6t माइनस 3t स्क्वायर, तो 3 2 3, तो ये इधर आएगा तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों ये तो बन गया t माइनस 3 और t प्लस 1 बराबर 0। तो या तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे ब्लॉक, t इक्वल्स टू -1 सेकंड, वो तो लेंगे नहीं नेगेटिव टाइम, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे रेस्ट पे आ जा रहा है। और क्वेश्चन में अच्छी बात है कि 3 सेकंड पे ही पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा v बराबर 0। क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया हुआ है क्या कि एक फिगर है, ब्लॉक बी है, उसमें मास का कितना है 2 kg का ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। फिर क्या बोला है, 2 स्प्रिंग है S1 S2 4 कांस्टेंट K, दोनों का K क्या है 100 और 100, अटैच टू इट फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, दिख ही रहा है बच्चों जो भी बोला। अपन देखते हैं आगे का काम क्या है। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली बाय पोजीशन x, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में वो जिस भी सिचुएशन में रखे रहेगा x उसका डिस्प्लेसमेंट है। फिर मैच द इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड सब्सिक्वेंट वैल्यूज ऑफ x इन कॉलम 1 विद करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इन कॉलम 2। तो पहला ये बोला है कि इक्विलिब्रियम में S1 और S2 रिलैक्स्ड पोजीशन पे थे। S1 और S2 कैसे पे थे, रिलैक्स्ड पोजीशन, मतलब इसका कोई एलोंगेशन नहीं था और इसका भी कोई एलोंगेशन नहीं था। अब ब्लॉक को खिसकाया गया कितना, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो दोनों को यहां से 2 सेंटीमीटर सपोज इस तरफ आगे ले गए, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, तो जो ब्लॉक है ना उस पे ये इस तरफ फोर्स लगाएगा कितना 2/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 2 है तो kx ना, तो 2/100 इंटू 100, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ये वाला ब्लॉक। ये स्ट्रेच हो गया है तो ये भी इसको खींचेगा, सेम 2 सेंटीमीटर एन भी सेम है, तो ये भी कितने से खींचेगा 2 न्यूटन से खींचेगा, तो दोनों 2-2 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो टोटल फोर्स इसमें कितना लग रहा है इस इंस्टेंट पे 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट केस की एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब s, तो a के लिए क्या होगा s, ठीक। अब b वाला देखते हैं, अभी तो अनस्ट्रेच था, अब अनस्ट्रेच नहीं है तो क्या होगा देखते हैं। तो क्या बोल दिया है, S1 एंड S2 आर स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों स्ट्रेच्ड हैं बच्चों। देखो ऐसा, अभी नया जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें ये है ब्लॉक और ये है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों इसका नेचुरल लेंथ था, ये भी 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच्ड है
और ये भी 1 सेंटीमीटर पहले से स्ट्रेच्ड है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ब्लॉक को कितना खिसका है? 2 सेंटीमीटर। किसी भी तरफ ले लेते हैं, उस तरफ ले लेते हैं 2। तो देखो पहले 1 इधर गया, तो इसमें तो अब टोटल स्ट्रेचिंग हो गया 2 सेंटीमीटर का, और इसमें अब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में पहुंच गया। तो इसको अभी 1 सेंटीमीटर और खिसका है, तो इसमें टोटल स्ट्रेचिंग हो गया कितने का? 3 सेंटीमीटर का, और इसमें कंप्रेशन हो गया कितने का? 1 सेंटीमीटर का। आ रही बात समझ में? तो ये जो है 3 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हो गया बच्चों, तो ये खींचेगा ब्लॉक को, स्ट्रेच हो गया तो अपने तरफ खींचेगा कितने से? 3K से। ठीक, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाद में। और ये 1 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया, तो ये कितने से खींचेगा? ये खींचेगा K से। ठीक, तो K का वैल्यू 100 डालेंगे, ये 3/100, इसका वैल्यू 1/100 और K। तो फिर से 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी वाले का भी क्या होगा बच्चों? S। तो ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे। इनिशियली कितना स्ट्रेच या कंप्रेस होकर रखा है वो देख लेना, अलग अलग ऑप्शन में वो अलग अलग दे दिया, आप दोनों को कंप्रेस करके रख दिया। फिर आप मूव करा रहे हैं तो कौन सा वापस से अनस्ट्रेच हो रहा है या नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, फिर नॉर्मल पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, अब नेट फोर्स कितना होगा, ऐसा करके आप लोग को बनाना है। तो जैसे मैं अप्रोच 1 और 2 में रखा, आप C और D का भी अप्रोच खुद से आप लगा सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, block M slides down on a frictionless inclined plane as shown. Find the minimum friction coefficient so that M does not slide with respect to M. मतलब M के रिलेटिव में M रेस्ट पे है, तो अगर M के रिलेटिव में M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो सारे फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको पता है बच्चों ये जो M है ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ इंक्लाइंड प्लेन के, तो इसका एक्सेलरेशन होगा G sin 37। ये G sin 37 से नीचे आएगा। तो जब हम लोग किसका बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इस M का बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये G sin 37 से नीचे आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में M G sin 37 एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं। स्यूडो फोर्स लगने पे अब ये रेस्ट पे रहेगा। अब बाकी फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा बच्चों mg, नीचे से ऊपर इसको लग रहा होगा n, नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला m मास इसको दे रहा होगा छोटे वाले m को। और दूसरा क्या होगा, ये mg sin 37 के अगर आप 2 कंपोनेंट कर लेंगे, देखो तो एक कंपोनेंट आएगा इधर, और ये एंगल भी 37 है, तो इधर आ जाएगा mg sin 37 cos 37, और इधर आ जाएगा mg sin स्क्वायर 37, ये आ जाएगा। तो अब आप देखो ये जो mg sin 37 cos 37 फोर्स है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन ब्लॉक को क्या में रहना है, रेस्पेक्ट में, तो उसको रोकेगा कौन, m का फ्रिक्शन। तो m का फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। और फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, हमको तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो f मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू n। तो ये लिख लेंगे, और n क्या है यहां से निकाल लेंगे। तो अब म्यू का वैल्यू क्या आ गया, f/n। f का वैल्यू क्या है, लिखा है बच्चों, mg sin 37 cos 37। n का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों, n बराबर होगा mg माइनस mg sin स्क्वायर 37। क्लियर है। अब mg 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 कट गया, तो f/m मतलब म्यू का वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू डाल के निकाल लोगे आप लोग बच्चे लोग, कि मैं निकाल दूं, ये भी मेरे से करवाओगे, चलो मैं कर देता हूं। sin 37 कितना है, 3/5, 4/5, 1 माइनस 9/25, तो ये आ जाएगा बच्चों 16/25। 25 से 25 कैंसिल, 4 4 जा, तो आंसर आ गया 3/4। ये होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बनाते हैं। अगला बच्चों, 3 blocks ABC are arranged as shown in figure. Pulleys and strings are ideal. All surfaces are frictionless. Block C is observed to move down with an acceleration of 1 meter per second square. बढ़िया है। Find the mass of B block, tension in the string, acceleration निकालना है बच्चों। तो ये पुली और मास सिस्टम बच्चों, इसको बनाने का तरीका ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो टेंशन बांट दो और एक्सीलरेशन का कंस्टेंट लिख लो सारे ब्लॉक्स का। तो मान के चलो यहाँ टेंशन T लग रहा है, सेम धागा है टेंशन T लगेगा, सेम धागा है टेंशन T लगेगा, सेम धागा है टेंशन T लगेगा, और यहां पर इस धागे में टेंशन लगेगा 2T। ठीक, अब लगा देते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए
टी डॉट ए मेथड, ताकि ये कंस्टेंट रिलेशनशिप आ जाए सबके एक्सीलरेशन। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ टी डॉट ए क्या होता है। टी डॉट ए इसलिए लगाते हैं कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि स्ट्रिंग ना स्ट्रेच हो रही है ना ही कंप्रेस हो रही। ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसको मान लेते हैं ये बी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। बच्चों अगर आप ऊपर भी मानोगे नीचे भी मानोगे, फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारा एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे माने कि ऊपर माने। ठीक है, अपन नीचे मान लिए और ये मान लिए कि ये आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्टेंट रिलेशनशिप लिख सकते हैं बच्चों। तो ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो लिखेंगे माइनस टी इंटू 1। ठीक, टी डॉट ए। ये टेंशन ऊपर लग रहा है नीचे जा रहा है, तो माइनस टी इंटू ए बी। ये जिधर टेंशन है 2t उधर ही जा रहा है, तो 2t इंटू ए ए बराबर 0। टी 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 कट गया, तो यहां से बच्चों ए बराबर आ गया 1 प्लस ए बी बाई 2, तो 2 को इधर ही रखते हैं, ये रिलेशनशिप आ गया 2a बराबर 1 प्लस ए बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और अननोन कितने, 2। अब और निकालना पड़ेगा। अब सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले इसका बना लेते हैं। ऊपर लग रहा है टेंशन टी, नीचे लग रहा है एम जी साइन 37, जा रहा है नीचे, तो बड़ा कौन है, यही तो एम जी साइन 37 3/5 माइनस टी बराबर मास है इसका 3 kg, 3 इंटू 1। यहां से टेंशन निकल गया बच्चों, खत्म। ठीक, तो मास इसका भी 3 ही दिया है, तो ये भी क्या होगा 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, टेंशन आ गया अपना, तो टेंशन उधर चल जाएगा, तो ये 3 3 हो गया 9, और 5 कितना जाएगा 2, तो 9 2 18 माइनस 3 बराबर टी, तो दिस इंप्लाइज टी बराबर क्या आ गया 15 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब अगला लिखते हैं इसके लिए। इसके लिए टेंशन ऊपर लग रहा है, जा नीचे रहा है, तो बड़ा कौन होगा, mg बड़ा होगा। तो इसके लिए लिखते हैं बच्चों mg माइनस टेंशन, टेंशन अभी निकाले 15 न्यूटन बराबर, ये जा रहा है नीचे, तो क्या लिखते हैं m इंटू ए बी। अभी इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि m और ए बी दोनों अननोन है, तो इसके लिए लिखते हैं। इसके लिए होगा बच्चों 2t बराबर 6 इंटू ए, टी का वैल्यू 15 निकाल दिए, तो 30 बराबर 6 इंटू ए, तो ए बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ए का वैल्यू 5 है, तो इसमें डाल देते हैं 5, 5 2 10, 10 माइनस 1 9, तो बच्चों ए बी का वैल्यू भी निकल गया अपने को 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर डाल दो, तो एम जी कितना होगा m इंटू 10 बराबर सॉरी माइनस m इंटू ए बी कितना निकला है 9 बराबर 15, तो 10m माइनस 9m m हो गया, m बराबर 15 आ गया, तो आंसर कितना होगा 15 kg। तो ये अपनी सारी वैल्यूज जो है बच्चों निकल गई। ठीक है, अगला बनाते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। फिर से बच्चों ये धागा काटने वाला है, तो याद रखना अगर आप जो एलिमेंट काट रहे हो उसके कारण जो भी फोर्स लग रहा था वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरा कोई एलिमेंट जहां पर स्प्रिंग हो, दूसरा स्प्रिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन बदल जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करा, ये बोल दिया कि बच्चों इनिशियली सब इक्विलिब्रियम में थे, मैं मान लिया सब क्या में थे, इक्विलिब्रियम में थे। तो इक्विलिब्रियम में थे तो आप क्या निकाल लो, स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा होगा वो निकाल लो। तो ए का मास 2m दिया है बच्चों क्वेश्चन में, तो ए का नीचे फोर्स लग रहा होगा 2mg, तो ये स्प्रिंग भी कितना फोर्स लगा रहा होगा 2mg लगा रहा होगा। अब ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है इस ब्लॉक से, तो ब्लॉक को भी 2mg से नीचे खींच रहा होगा। ठीक, तो ये 2mg से नीचे खींच रहा होगा, और बॉक्स का खुद का मास mg है, तो 2mg और mg यानी इसमें ऊपर 3mg लग रहा होगा, फिर सेम स्ट्रिंग है तो इसमें 3mg, ऐसे करके बांटते जाएंगे बच्चों। और इस स्प्रिंग में कितना लग रहा होगा, इसका मास है mg, तो इसको डेफिनेटली ऊपर लग रहा होगा mg। ठीक है, अब देखो कौन सी स्ट्रिंग का कटिंग हुआ, इस स्ट्रिंग का कटिंग हुआ। जैसे ही काटे ये स्प्रिंग अब फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो ए जो होगा वो फ्री फॉल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा g डाउनवर्ड। ठीक, दूसरा ई, ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग से नहीं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये अभी भी इसका ई का एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, क्योंकि वो स्प्रिंग से जुड़ा है बच्चों, स्ट्रिंग से नहीं जुड़ा है। बाकियों में फर्क पड़ेगा। अब देखो पहले इस वाले धागे में टेंशन 3mg था, तो ऐसा नहीं कि इसको 3mg रख के सॉल्व कर दिए बच्चों, वैसे में आंसर गलत आएगा। आपको अब नए सिरे से बनाना है। नए सिरे से कैसे बनेगा, ये सब धागे से जुड़े हुए हैं बच्चों,
अगर यहां पर टेंशन T1 ले रहा हूं, ये सेम धागा है, यहां भी टेंशन T1 होगा, ये धागे में टेंशन T2 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? और मान के चलना, ये देखो सब स्ट्रिंग से जुड़े हैं, अगर ये a डिस्टेंस ऊपर जाता है या x डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाता है तो ये धागे का लेंथ तो बढ़ता छोटा होता नहीं है, तो ये नीचे आएगा एक साथ, तो इसका भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये सब का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। स्प्रिंग वाले से मतलब नहीं, क्योंकि स्प्रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग कंप्रेस या वो होके इंस्टेंटेनियसली पूछा है ना, तो उसको कंप्रेस होने में समय लगेगा, तो वो बात की बात है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर। तो हम लोग बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। अब टेंशन नया लग रहा है ना, वापस से 3mg नहीं लगाना जो इक्विलिब्रियम में लग रहा था, अब नया लगा देना है। तो अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? मैं बोल दिया T1। नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? इसका जो मास है mg, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो कट गया, तो अब उससे स्प्रिंग से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। और इसका एक्सेलरेशन मैं माना हूं कि ऊपर है, चलो ठीक है। तो क्या लिखूंगा? T1 माइनस mg बराबर ma। एक इक्वेशन आ गया। अननोन कौन है? a और T1। सी पे आता हूं। सी पे क्या होगा? T1 है तो ऊपर लग रहा होगा T1, नीचे धागे से जुड़ा हुआ है तो लग रहा होगा T2, और खुद का मास भी क्या है? mg। और एक्सीलरेशन क्या है? ये डाउनवर्ड जा रहा है ए से, तो मैं लिख सकता हूं, देखो T2 प्लस mg माइनस T1 बराबर ma। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हो गए, और अननोन कितने हैं? T1 T2 a। एक इक्वेशन और चाहिए, डी के लिए लिखते हैं बच्चों। अब डी का फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा। तो देखो ऊपर तो टेंशन लग रहा है T2, खुद का मास है mg। अब ये स्प्रिंग, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो इसमें जो टेंशन था जो कटने से पहले था वो कटने के बाद भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये mg का mg ही रहेगा। तो एक डाउनवर्ड फोर्स और लगा दो साले को mg। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये आ गया, और ये कहां जा रहा है? ये भी नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा बच्चों इसका इक्वेशन? T2 माइनस 2mg बराबर ma। ये आ गया? नहीं, उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी, ऐसा आएगा 2mg माइनस T2 बराबर 2ma, क्योंकि नीचे जा रहा है ना तो ma। अब तीन अननोन, तीन इक्वेशन बच्चों मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, आप यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ए का वैसे वैल्यू सॉल्व मैं पहले ही कर चुका हूं, तो 2g/3 आता है, तो सब का एक्सेलरेशन बी सी डी का क्या होगा? 2g/3 होगा। अब यही अप्रोच को आप क्या करेंगे? जब स्प्रिंग 2 काटेंगे उसमें अप्लाई कीजिए। जब स्प्रिंग आप 2 काट देंगे तो ये वाली स्प्रिंग में जो 2mg फोर्स था पहले, वो चेंज नहीं होगा, ये जी से फ्री फॉल हो जाएगा, ए रेस्ट पे ही रहेगा, बाकी फिर से डीसीबी का इक्विलिब्रियम कंडीशन है, डीसीबी का फिर से एक्सेलरेशन चेंज होगा, ये सारे धागों का टेंशन बदलेगा, फिर से नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सबका टेंशन को वेरिएबल ले लेंगे, सेम धागा में सेम टेंशन, अलग अलग धागे में अलग अलग टेंशन, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो ये आप बाकी के पार्ट्स इजिली बना सकते हैं, जो अप्रोच अभी करे वही अप्रोच आप आगे करना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी अच्छा सवाल है, देखिए। अ ब्लॉक ऑफ 2 kg is attached to one end of a light string that passes over an ideal pulley and a 1 kg sleeve। ये स्लीव है बच्चों, स्लीव मतलब समझ रहे हो कि वो जो ब्लॉक है धागा उसके बीच से गया हुआ है, ठीक है, यानी वो मूव कर सकता है रोप के रिस्पेक्ट में। फिर क्या बोला है? Sleeve B slides down the other part of the string with an acceleration of 5 meter per second square। ये जो स्लीव है उसका एक्सेलरेशन दिया बच्चों, स्लाइड्स डाउन द अदर पार्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ स्लीव एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये बच्चों को निकालना है, ठीक। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं, इसका स्लीव का। तो बच्चों स्लीव में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? समझ, धागे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, धागे से जुड़ा हुआ है तो क्या लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन हमेशा का लगता है ऊपर। जो स्लीव का मास है वो दिया है क्या? पुली एंड 1 kg स्लीव, तो स्लीव का मास है 1 kg, तो कहां लग रहा होगा? 1g नीचे, ठीक। मान के चलो स्लीव का और कोई सा फोर्स तो लग नहीं रहा, तो स्लीव का एक्सेलरेशन मैं मान के चलता हूं ए है। स्लीव का एक्सेलरेशन क्या है? ए। इसका ये नेट एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा नेट एक्सेलरेशन? टी नीचे जा रहा है, सॉरी,
तो लिखेंगे 1g माइनस टी, क्या लिखेंगे 1g माइनस टी बराबर 1 इंटू ए। तो यहां से a बराबर नहीं 5 दिया ना शायद, अच्छा नहीं 5 मीटर पर सेकेंड, सो विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है। तो इसका नेट एक्सीलरेशन अपने को तो पता नहीं है, तो नेट एक्सीलरेशन a बराबर क्या आएगा g माइनस टी। ठीक है, अब आप देखो इसका एक्सेलरेशन g माइनस टी है रिलेटिव टू स्प्रिंग। अगर सपोज ये रेस्ट पे आ जाए, क्या पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, उसके रेस्पेक्ट में स्लिप जो है वो नीचे जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्लाइड्स डाउन द स्ट्रिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव टू, अगर रुका हुआ रोप है तो भाई अभी रोप का तो एक्सेलरेशन होगा ना, और रोप का कितना एक्सेलरेशन होगा, रोप तो ए से टाइड है, तो सपोज अगर ए क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, सपोज ए डैश एक्सेलरेशन से, तो उतना ही ए डैश एक्सेलरेशन से ये जो पार्ट है वो ऊपर जाएगा। ये बात समझ में आएगी, उतना ही एक्सेलरेशन से ए डैश पार्ट ऊपर जाएगा। अब इसका फ्री बॉडी लिखते हैं, इसका मास है 2 kg, ये नीचे जा रहा है, तो लिखेंगे 2g माइनस टी बराबर एम ए डैश, या मास तो 2 है तो 2g माइनस टी बराबर 2a डैश लिख देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं, 2a डैश। अब यहां से क्या होगा, ये जो a डैश है इसका वैल्यू अपने को पता नहीं है। अब रिलेशनशिप ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव विथ रेस्पेक्ट टू रोप, एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द स्लिव क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव विथ रेस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव विथ रेस्पेक्ट टू रोप क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो इसको ले लेते हैं 5, डाउनवर्ड है, ठीक, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव माने तो 5 लिए। और एक्सेलरेशन ऑफ रोप, तो बच्चों ये वाला पॉइंट कहां गया, नीचे गया, तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसको लिखेंगे माइनस ए, और वो एक्सेलरेशन किसका होगा, जो एक्सेलरेशन इसका है, तो क्या लिखेंगे ए डैश। ये गया आ गया बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव। क्लियर है बात। तो स्लिव का एक्सेलरेशन तो मैं यहां भी लिखा था, तो स्लिव का एक्सेलरेशन मैं यहां डाल देता हूं नेट, तो स्लिव का एक्सेलरेशन यहां पे डालूंगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5 माइनस ए डैश बराबर जी माइनस टी, और एक रिलेशनशिप क्या है, 2g माइनस टी बराबर 2a डैश। ये समझ में आएगी नहीं। अब इस इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग ए डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और टी की वैल्यू, दो इक्वेशन दो अननोन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बस समझने का था इसमें बच्चों, कि इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन ए डैश है डाउनवर्ड, तो रोप का एक्सेलरेशन होगा ए डैश ऊपर, तो रोप का एक्सेलरेशन ए डैश ले सकते हैं, ठीक है। और स्लिव का एक्सेलरेशन क्योंकि एब्सोल्यूट दिया नहीं है, लेकिन स्लिव का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू रोप दे दिया है डाउनवर्ड, तो हम लोग वो 5 ले सकते हैं, तो उससे एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन स्लिव का आ जाएगा। और नेट एक्सेलरेशन अगर स्लिव का आ गया तो उसमें लगने वाले नेट फोर्स से हम लोग वो चीज निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो फिर ये दोनों इक्वेशन को मैं छोड़ दे रहा हूं बच्चों, इसको आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हो और ए डैश और टी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लिव आ जाएगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी आ जाएगा। क्लियर है बात, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 ये बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 ये दिया हुआ बच्चों, इन द फिगर मासेस m1 m2 एंड m, ये है m1 ये है m2 और ये है m, वो दे दिया है कितना 20 kg, और m1 कितना, सॉरी m1 कितना दे दिया है 20 kg, ऊपर वाला 20, फिर दे दिया ये m2 5 kg, और ये वाला कितना दे दिया 50 kg। The coefficient of friction between m and the ground is 0, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका coefficient of friction 0 है। तो coefficient of friction between m1 and m, यानी इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, और कितना है, the coefficient of friction between m1 and m and between m2 and ground is 0.3, यानी इन दोनों के बीच में 0.3 है और इन दोनों के बीच में भी 0.3 है। उसके बाद क्या बोला है, the string is perfectly horizontal between p1 and p2, ये p1 and p2 के बीच में string is perfectly horizontal between p1 and p2 है। The string is perfectly horizontal between P1 and M1, अच्छा सॉरी P1 and M1 और P2 and M2, सॉरी, ठीक है। The string is perfectly vertical between P1 and P2, ठीक है। The external horizontal force F applied on the mass take G is equals to 10,
तो हम लोग को पहले बनाना है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और सारे फोर्सेस को मार्क करना है। किसका? एम का। बनाते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा देते हैं। तो एम है, नॉन कांटेक्ट फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा होगा, कौन सा? धरती माता के कारण, कैपिटल एम इंटू जी। ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब ये एफ फोर्स लग रहा है आगे, तो ये एफ फोर्स लगा लेते हैं बच्चों आगे, ठीक। उसके बाद ये किसके साथ कांटेक्ट में है? ये कांटेक्ट में है बच्चों M1 के साथ, ये कांटेक्ट में M1 के साथ। तो ये अगर आगे जाने का कोशिश करेगा तो अपने साथ M1 को भी फ्रिक्शन लगा के आगे ले जाएगा। तो M1 इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे की तरफ। तो यहां पे फ्रिक्शन ड्यू टू M1 लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? फ्रिक्शन ड्यू टू M1। समझ में आई बात? फिर मान के चलो ये जो धागे हैं, यहां टेंशन T है, ये सेम धागा है तो टेंशन T होगा, ये सेम धागा है तो टेंशन T होगा। तो एक पुली M से जुड़ी हुई है बच्चों, तो उसके कारण टेंशन ऐसा और नीचे लग रहा है। तो इस पे यहां पर क्या लगेगा? टेंशन एक इस पॉइंट पे आगे और नीचे लगेगा, T और T, पुली के कारण T और T। ये भी जुड़ा हुआ है, इसके कारण कहां लग रहा है? T ऊपर और आगे, तो आगे और ऊपर, ये भी T और T नीचे वाले के कारण, ठीक। और ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है एक M1 इसके ऊपर रखा हुआ है, तो M1 इसको क्या फोर्स देगा? एक NM1 कांटेक्ट फोर्स देगा, NM1 नीचे देगा। और ग्राउंड इसको क्या देगा? एक कांटेक्ट फोर्स देगा ऊपर, विच विल बी N ग्राउंड। तो बच्चों ये हो गए सारे फोर्सेस मार्क। क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बच्चों NLM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको हर केस, हर चीज कंसिडर करना है। एक चीज ध्यान देना है कि जो भी फोर्स दूसरों के कारण ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो लगाना है, मेरे कारण जो दूसरों पे लग रहा है उसको लगाना नहीं है। सिर्फ मेरे बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है आइसोलेट करके उसी को लगाना है। और जो भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो एक से दूसरे बॉडी में जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेरिएबल को सेम सेम लेके चलना है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है। फिर बच्चों ये बोला है, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M बी F1 and that between M2 and ground be F2. For a particular F it is found that F1 बराबर 2F2, ठीक। Find F1 and F2, write down the equation of motion of the all the masses, find F, tension in the string and acceleration of masses। तो बच्चों ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया पहले वाले का, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया पहले वाले का। अब हम लोग दूसरे वाले का बना लेते हैं। दूसरे वाले का कैसे बनाएंगे? दूसरा वाले का बना लेते हैं। तो दूसरा वाला मास क्या है? M1। अच्छा, अब फ्रिक्शन को F1 और F2 लेने बोल दिया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या बोल दिया है? लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M एंड M बी F1। तो M एंड M1 में F1 है, तो इसको FM1 को मैं F1 बोल सकता हूँ इस तरफ। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? F2 इस तरफ। इसका मास है M1G, नीचे लगेगा। एक कांटेक्ट फोर्स ये NM1 इसमें लगा रहा था, तो इसमें भी कितना लगेगा? ये NM1 लगेगा। क्लियर है? दूसरा, ये स्ट्रिंग में टेंशन है, T टेंशन इसको पीछे की तरफ लगेगा। और कोई सा फोर्स इस साथ कांटेक्ट में, धागा हो गया, ब्लॉक हो गया, कांटेक्ट हो गया, बस सब चीजें खत्म। तो इतनी फोर्सेस इसमें लगेंगी। अब आ जाते हैं नीचे वाले ब्लॉक में, M2 वाले ब्लॉक में, ठीक। तो M2 ब्लॉक में आ गए। यहाँ पर ये धागा जुड़ा हुआ है तो टेंशन क्या लग रहा होगा? इस पे T लग रहा होगा। जमीन से फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, इसको F2 लग रहा होगा। फ्रिक्शन है तो क्या लग रहा होगा? F2 पीछे लग रहा होगा। और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा बच्चों M2G, और धरती माता इसको ऊपर लगा रही होंगी फोर्स NM2, रिएक्शन दे रही होंगी ग्राउंड से, ठीक है। और इसमें कोई कांटेक्ट फोर्सेस नहीं है। अब आपको क्या कर दिया है? ये जो F2 का वैल्यू को आप 2F1 लेने बोल दिया, सॉरी F2 का वैल्यू F1/2 ले लेना। सम ऑफ फोर्सेस करके एक्सेलरेशन का कंस्टेंट लिख लेना। मान के चलना ये AM एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये AM1 से जा रहा है, ये AM2 से जा रहा है। तो एक्सेलरेशन मार्क कर लेना बच्चों। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल, मास ऑफ एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल का NLM लिख लेना। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम एग्जैक्ट बन गया बच्चों। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लिख के सॉल्व करना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन।